नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एक बड़ी खबर बिहार से मिल रही है। बिहार सरकार के मंत्री की तबीयत बिगड़ गई है। मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा की तबीयत बिगड़ने की खबर मिल रही है। बुखार की वजह से तबीयत बिगड़ी है। सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए मंत्री, अब डॉक्टरों की निगरानी में इनका इलाज चल रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि किसी नेता को ही निजी अस्पताल में देखने के लिए गए हुए थे और अचानक से हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से और तेज बुखार होने की वजह से रत्नेश सदा को भर्ती कराया गया है और फिलहाल वो डॉक्टर की निगरानी में है और उनका इलाज चल रहा है। तबीयत उनकी अचानक से बिगड़ गई है बुखार की वजह से और हाई ब्लड प्रेशर की भी बात सामने आ रही है। सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। डॉक्टरों की निगरानी में अब इनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स अब इनको मॉनिटर कर रहे हैं और फिलहाल इनकी तबीयत जो है वो खराब बताई जा रही है। मंत्री रत्नेश सदा की तबीयत बिगड़ गई है। बिहार सरकार में मंत्री हैं और ऐसे में ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता कुमार अनुभव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुभव, देखिए खबर मिल रही है कि रत्नेश सदा की तबीयत जो है वो अचानक से बिगड़ गई, हुआ क्या आखिर? जी मैं बता दूं, जो बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा जो मद्य निषेध उत्पाद विभाग के मंत्री हैं और उनकी तबीयत जो है अचानक से बिगड़ गई, जिसके बाद जो है परिजनों द्वारा जो है सदर अस्पताल लाया गया। यहाँ उनका स्थिति अभी सामान्य बताया जा रहा है और जब इस बाबत जो है डॉक्टर से बात की, जो सदर अस्पताल के डीएस है उनसे बात की गई, तो उनका कहना था जो बुखार की वजह से जो है उनकी तबीयत बिगड़ी है, जिसके बाद जो है अस्पताल में जो कई जांच जो है उनको लिखा गया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद यह मालूम हो चलेगा जो आखिर बुखार की वजह क्या रही। हालांकि जब इस बाबत जो है उनके लड़के का कहना है जो क्षेत्र में लगातार रहने की वजह से जो है उनकी तबीयत जो है सीजन की वजह से खराब हुई है, बुखार हुआ है और अभी उनकी हालत सामान्य है। हालांकि मंत्री जी से मुलाकात नहीं हुई है और न ही उनका पक्ष अब तक आ पाया है और मंत्री जी से मुलाकात होने भी नहीं दिया जा रहा, क्योंकि वो आराम कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है उनके गार्ड के द्वारा। जी लक्ष्मी, तो डॉक्टर्स का क्या कहना है अनुभव? कुछ खास ज्यादा परेशानी तो नहीं? नहीं, डॉक्टर का कहना है अभी हालात सामान्य है। हालांकि जो है कुछ जांचें लिखी गई है, जांच रिपोर्ट आया नहीं है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा जो आखिरकार जो है ये तबीयत खराब होने का वजह क्या है। जी लक्ष्मी, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए कुमार अनुभव। तो देखिए, सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं रत्नेश सदा। अचानक से इनकी तबीयत बिगड़ गई और दरअसल बताया जा रहा है कि एक मरीज को देखने के लिए ही गए हुए थे रत्नेश सदा हॉस्पिटल और इसी दौरान वो खुद मरीज बन गए, यानी कि उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई। हाई ब्लड प्रेशर और बुखार की वजह से उनको भी भर्ती होना पड़ गया। तो देखिए, मद्य निषेध विभाग में मंत्री हैं और ऐसे में अचानक से इनकी तबीयत खराब होती है और इनको भी फिर भर्ती कराया जाता है और बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स की निगरानी में अब इनका इलाज चल रहा है और इनको भी सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और फिलहाल अभी स्थिति बताया जा रहा है नियंत्रण में है। हालांकि बुखार उनको है, लेकिन इसकी वजह से उनको एडमिट करा दिया गया है। ठीक है, फिलहाल हरासमेंट है, मौसम चेंज हुआ है उसके कारण, मतलब तबीयत तो फीवर आता ही है मौसम चेंज होने के कारण। कहाँ इलाज करवा रहे हैं, क्या अब क्या स्थिति है? अभी सहरसा सदर हॉस्पिटल में है, स्थिति बहुत नॉर्मल है। क्या नाम हुआ आपका? चलिए अब लौटते हैं हम लोग झारखंड की खबरों की ओर। तो बड़ी खबर बोकारो से मिल रही है, जहां पर वेदांत इलेक्ट्रो स्टील के सामने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने के लिए पहुंची पुलिस पर लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में थाना प्रभारी मनीष कुमार सहित 9 पुलिस पदाधिकारी और कई जवान घायल हुए। जानकारी के मुताबिक झारखंड शोषण मुक्ति गुलगुलाल मंच की ओर से किसान की जमीन पर कंपनी के द्वारा जल भराव किए जाने के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। हंगामा करते हुए आंदोलनकारियों ने अलकुशा मोड़ से इलेक्ट्रो स्टील जाने वाली सड़क को जाम कर दिया। सूचना पर पहुंचे पुलिस के समझाने बुझाने पर गुस्साए लोगों ने पुलिस पर लाठी डंडे से हमला किया। अनुमति मांगा गया था लेकिन वो हुआ नहीं। अनुमति किसी का जाम करने का, किसी कुछ कार्य का कहीं से अनुमति होता नहीं। उसके बावजूद भी लोग बैठे हुए थे। हम लोग कह रहे थे भाई वार्ता के लिए आओ, किसी की चुगल हो गया, डंडा चला दिया लोग। लाठी डंडा से पहले से भी। और देखिए, चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही है। बदमाशों की चंगुल से बचकर 2 नाबालिग लड़कियां भाग गईं, अपने आप को बचा लिया। दोनों लड़कियों को अपहरण करके ले जाया जा रहा था।
तभी दोनों गाड़ी से कूदकर भाग निकली। लड़कियों ने गोइलकेरा के कोटंबा के पास से भागकर अपनी जान बचाई है। इसके बाद दोनों ने कोटंबा गांव के घर में रात गुजारी। मुखिया ने दोनों को थाना पहुंचाया। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। चाईबासा से एक बड़ी खबर है। 2 नाबालिगों ने यहां पर काफी कोशिश के बाद भागकर अपनी जान बचा ली है। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी इन दोनों नाबालिग लड़कियों की। और बताया जा रहा है दोनों नाबालिग लड़कियां जब वो गाड़ी से कूद गई और वहां से भाग निकली और गोइलकेरा की कोटंबा के पास में ही यहां पर एक गांव के किसी के घर में ही रात गुजारी है। उसके बाद मुखिया ने दोनों को थाना पहुंचाया। इसके बाद पुलिस भी अब इस मामले की छानबीन में जुट चुकी है। लोग का अपहरण हो रहा था और लोग किसी तरह गाड़ी से कूद करके अपना जान बचाए और एक घर में वो लोग शरण ली। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग आज सुबह सोनवा थाना लेके आए और प्रभारी को बताया कि इस प्रकार की घटना पहले भी हो चुकी है, इसलिए सतर्कता बहुत जरूरी है। खबर साहिबगंज से, जहां पर ईडी की टीम ने कबाड़ी कारोबारी बल्लू उर्फ संतोष कुमार गुप्ता के ठिकानों पर छापा मारा। और छापेमारी राज्य में हुए 750 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले की जांच के सिलसिले में की गई है। देखिए ईडी की यहां पर ईडी की 5 सदस्यीय टीम ने साहिबगंज में 3 जगहों पर छापेमारी की। ईडी की 4 सदस्यीय टीम ने 15 घंटे तक छापेमारी की और 3 सील बंद पैकेट जो है अपने साथ ले गई है। ईडी ने जीएसटी घोटाले से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की है। कबाड़ी कारोबारी संतोष दास की जो बेटी है प्रगति कुमारी उर्फ आंचल के नाम से जीएसटी और फर्जी सील कंपनी के नाम पर कई बड़े ट्रांजैक्शंस हुए हैं और इसमें टैक्स चोरी का मामला भी सामने आ रहा है। देखिए ये मामला साहिबगंज का है। बैंक ट्रांजैक्शन के यहाँ पर सबूत मिले हैं। जीएसटी घोटाले से जुड़ी हुई मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है। कबाड़ कारोबारी बबलू पर ईडी ने शिकंजा कसा है और यहाँ पर 15 घंटे तक ईडी की छापेमारी चली है। 4 सदस्यीय टीम ईडी की छापेमारी करने के लिए पहुंची थी। ईडी की टीम और झारखंड ईडी की टीम जो है यहाँ सुबह 8 बजे पहुँचती है और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो संतोष कबाड़ी व्यवसायी का वो घर है जहाँ पर करीब 15 घंटे जो है ईडी की टीम जो है छापेमारी करती है। और छापेमारी के बाद करीब 10:30 बजे जो है यहाँ से ईडी की टीम जो है वो निकल जाती है। और जो जानकारी मिल रही है ये बताया जा रहा है कि फर्जी जीएसटी चोरी से जुड़ा मामला है। फर्जी सेल कंपनी बनाकर जो बड़े बड़े ट्रांजैक्शन किए गए हैं उससे जुड़ा ये मामला है। और इसी को लेकर जो है ईडी की 4 सदस्यीय टीम यहाँ पहुँची थी और करीब 15 घंटे छापेमारी के बाद जो ईडी सूत्र बताते हैं कि कई डिजिटल साक्ष्य मिले हैं और कई ऐसे जो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं और उसके आधार पर जो है ईडी की कार्रवाई वो आगे बढ़ सकती है। पवन राय, न्यूज़ 18 साहिबगंज। हजारीबाग के बड़का गांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने रैयत और विस्थापितों को पुलिस प्रशासन द्वारा जबरन जेल भेजे जाने के मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिनकी जमीन गई उन पर एफआईआर दर्ज करके जेल भेजा जा रहा है। अंबा प्रसाद ने पुलिस पर रैयतों से बर्बरता और मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही ये भी कहा है कि प्रशासन कंपनी के लिए काम करता है। बहुत ही गंभीर आरोप अंबा प्रसाद ने प्रशासन पर लगाए हैं और अंबा प्रसाद के अनुसार प्रशासन जो है वो कंपनी के लिए काम करता है। जिनकी दरअसल जमीन है बताया जा रहा है उन पर ही कार्रवाई हो रही है और उन्हीं पर एफआईआर दर्ज करके जेल भेजा जा रहा है। कोर्ट में कई आप लोग पहुंच के देखे होंगे कि कितने गरीब रैयत लोग को दोषी करार, अपराधी करार देके उनको 2 दिन तक थाना में रख के उस पे 307 का धारा लगा के सभी गरीब रैयतों को पुलिस 2 दिन तक उसको मारपीट करके उसके बाद कल जेल भेजने का काम की। और कल कोर्ट ने भी इसको संज्ञान में लिया है। आप सोचिए कि ये 6-7 रैयतों को पकड़ने के लिए 400 की संख्या में पुलिस केरेडारी के चट्टी बरियातू में पूरा सर्च अभियान जारी की। 20 थाना प्रभारी अपना थाना को छोड़ के वहाँ जाके सर्च अभियान किए। इतने बड़े मतलब वारदात को अंजाम दिए कि 6 मासूम रैयतों को पकड़ के और वो लोग जेल भेजने का काम किए। मोदी सरकार सत्ता के अपराधीकरण को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब इसको लेकर झारखंड के नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बीजेपी ने नए कानून को बहुत बड़ा सुधार बताया है, तो वहीं कांग्रेस और जेएमएम ने इसका विरोध करते हुए क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनाते हैं।
कि मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर या केंद्रीय मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहे व्यक्ति जेल चले जाएंगे और उसके बाद भी अपने पद पर बने रहेंगे। तो ये चुनाव सुधार और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है, मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा सुधार है। संविधान में इसकी कहीं व्यवस्था नहीं थी कि आपको पद छोड़ना है, और वो व्यक्ति अगर निर्दोष है तो फिर ये सरासर अन्याय होगा। ये एक ऐसे तो जो खुद एक नैतिकता को समझते हैं अपने उसका महत्व को, तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात होती है। अपराधी होंगे तो उनकी सदस्यता जाएगी। ऐसे भी ये प्रावधान है, यूपीए सरकार ने लाया है कि जिस व्यक्ति को 2.5 साल की अगर सजा हो जाए तो उनकी सदस्यता चली जाती है और वो चुनाव भी नहीं लड़ते हैं। लोकसभा में 8वीं अनुसूची के तहत देखिए 22 भाषाओं की सुविधा दी जाएगी, जिसमें अब कश्मीरी, कोंकणी और संथाली भाषाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। संथाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान मिलने पर झारखंड के नेताओं ने इसे आदिवासी समाज का सम्मान बताया है और भारत की आधिकारिक भाषा बनने पर खुशी भी जाहिर की है। भाषा झारखंड की भाषा है, उड़ीसा की भाषा है जी। तो ऐसी स्थिति में यदि सदन के अंदर उसका भी हिंदी अनुवाद होगा तो यह आवश्यक भी था। और सदन के अंदर दूसरे माननीय सदस्य को जो संथाली भाषा नहीं जानते हैं उनको हिंदी अनुवाद मिलेगा, अंग्रेजी अनुवाद मिलेगा। संथाल परगना है इस राज्य का, झारखंड का, कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ दबी हुई थी और संथाली भाषा अगर सदन में गूंजेगा, लोकसभा में गूंजेगा, तो स्वाभाविक तौर पे हम यह कह सकते हैं कि संथालों की आवाज़ और अधिक प्रखर होगी। देखिए, संथाली भाषा को अभी और भी तवज्जो देने की आवश्यकता है। संथाली भाषा बहुत बड़ी जनसंख्या है संथालियों की, संथाली भाषाभाषियों की, और उन्हें उचित सम्मान और अवसर मिलना ही चाहिए। दिवंगत देशोम गुरु शिबू सोरेन की याद में राजधानी रांची के हरमू रोड स्थित बाईपास में स्मृति स्थल का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए नगर विकास विभाग ने झारखंड राज्य आवास बोर्ड से जमीन की मांग की है, जिसको लेकर जेएमएम सहित कई बीजेपी के नेताओं ने इस पर खुशी भी जाहिर की है। गुरु शिबू सोरेन जी झारखंड के आत्मा थे, एक संघर्षशील व्यक्तित्व थे। महाजनों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, दारू हरिया के खिलाफ उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया है। वैसे व्यक्ति का यदि स्मृति पार्क बनता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बनना ही चाहिए। वो जिस दिन अमली जामा पहनेगा, पूरी तरह से तैयार होकर वो जब लोकार्पण होगा, तो मैं समझता हूँ एक बेहतरीन चीज़ देने का काम झारखंडियों को नगर विकास झारखंड सरकार के द्वारा की जाएगी। बहुत सुकून महसूस होता है जब सरकार गुरु जी को के लिए कुछ करना चाहती है, उनके रास्ते पर चलना चाहती है, उनके बातों को, उनकी सोच को जनता के बीच ले जाना चाहती है। गोड्डा के एक सरकारी स्कूल में बच्चे दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। यह मामला महागामा प्रखंड क्षेत्र के जानकी उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहनपुर का है। बच्चों के पानी पीने के लिए सिर्फ एक चापानल है, लेकिन इस चापानल से भी गंदा पानी निकलता है और इसी पानी से मिड डे मील का खाना भी बनाया जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल 2 साल से इसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन पीएचईडी विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पानी बरसात के दिनों में थोड़ा गंदा हुआ है, इससे पहले साफ सुथरा ही पानी था और इस संबंध में हम लोगों ने जो है कि विभाग को कई बार पत्र भी लिखा है, लेकिन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। क्या परेशानी है? परेशानी यही कि बच्चा हम लोग का एमडीएम का खाना खाता है और वही गंदा पानी से खाना बनाया जाता है, वही पानी बच्चा पीता है, उसका आयु कितना दिन बचेगा।
तो ऐसे में देखिए न्यूज़ 18 सवाल पूछता है कि सरकारी स्कूल का पानी दूषित क्यों है, गंदे पानी से आखिर मिड डे मील का खाना क्यों बनाया जा रहा है, और अगर बच्चे बीमार हो गए तो आखिर कौन जिम्मेवार होगा। सरकारी स्कूल का पानी दूषित क्यों है, अब इस मामले को देखने के बाद न्यूज़ 18 के ये सुलगते सवाल, सरकारी स्कूल में दूषित पानी से मिड डे मील क्यों बन रहा है, और आखिर कब होगा इस समस्या का समाधान, बच्चे अगर बीमार हो गए तो कौन होगा जिम्मेवार। ये तमाम ऐसे सवाल अब इस खबर दिखाने के बाद उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 सुलगते हुए सवाल पूछ रहा है। खबर कोडरमा से, जहां गड्ढे में स्कूटी पलटने से एक महिला की मौत हो गई। ये घटना कोडरमा थाना क्षेत्र के लखीबागी के पास की है। मृतक महिला तिलैया थाना क्षेत्र के विद्यापुरी की रहने वाली थी। इस घटना के बाद परिवार वाले NHAI पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है अगर सड़क पर बने गड्ढों की मरम्मत नहीं करवाई गई तो कई लोग इसकी चपेट में आएंगे। पहले भी इस गड्ढे के कारण मौत की घटना सामने आ चुकी है और इसके बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई। की असंतुलित होते हुए, क्योंकि सड़क पूरी तरीके से ख़राब था और गड्ढा था जिसमें मेरा स्कूटी अंदर घुस गया और अनबैलेंस हो गया। सामने एक ट्रक भी था तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि हम इधर साइड चल जाएं, और उसी टाइम एक्सीडेंट हुआ जो कि हमको चोट लगा और मेरी माँ को जितना गंभीर स्थिति था उससे अधिक और गंभीर हो गया इस चीज़ की वजह से। चाईबासा के सोनुआ में 11 करोड़ की लागत से बनी 13 किलोमीटर पक्की नहर पहली ही बारिश में कई जगहों पर टूट गई है। इससे सैकड़ों किसानों के खेतों तक सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुंच पा रहा है। नहर निर्माण में घटिया सामग्री और खराब गुणवत्ता की सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। सिंचाई विभाग की ओर से अब तक कोई मरम्मत कार्य नहीं किया गया है, जिससे किसानों में गहरी नाराजगी है। किसानों ने चेतावनी भी दी है, यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो विभाग के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। गुजरात के वारदा वन्यजीव अभयारण्य में वन्यजीव विविधता को बढ़ाने के लिए इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गुजरात वन विभाग ने वनतारा के सहयोग से 33 चित्तीदार हिरण को एक संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा है। और इन हिरण को देखिए आमतौर पर चीतल के नाम से भी जाना जाता है। हिरणों को वनतारा के जामनगर स्थित XC2 संरक्षण सुविधा से स्थानांतरित किया गया है और विशेष रूप से डिजाइन की गई है। एम्बुलेंस में वारदा वन्यजीव अभयारण्य तक लाया गया है और यहां पर गुजरात वन विभाग का सक्रिय दृष्टिकोण राज्य में इन C2 संरक्षण ढांचे को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर।